वर्णमाला किसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे आपको भी पता लगेगा कि सच में इससे क्वेश्चन बना है या नहीं बना। ठीक है, बात करें सबसे पहले देखते हैं हम वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला या वर्णतालिका। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी से क्वेश्चन लगेगा, वर्णमाला क्या बोलते हैं इंग्लिश में से हम, अल्फाबेट। अल्फाबेट। ठीक है, तो वर्णमाला, ठीक है, कहते किसे हैं, पहले सबसे पहले यही देखते हैं हम, कहते किसे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले वर्णों का, सारे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, समूह को क्या कहते हैं हमारा, वर्णमाला। या फिर वर्णों के लिपिबद्ध, लिपिबद्ध समूह को क्या बोलते हैं हम, वर्णमाला या वर्णतालिका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बना है वर्णमाला पे, हमारा बना है वर्णों के समुदाय को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है, तो वर्णों के समुदाय को भी क्या बोलते हैं हम, समुदाय। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, वर्णमाला या वर्णतालिका। सबसे पहले हमने ये देखा। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं अल्फाबेट, वैसे क्या बोलेंगे वर्णमाला। इसके अंदर होगा क्या क्या, तो इसके अंदर दो चीजें होंगी पूरी वर्णमाला के अंदर। टोटल बात करें वर्णमाला के अंदर कितने वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल होते हैं 52। ठीक है, अब 52 के अंदर भी क्या क्या होगा वो देखते हैं हम। बात करें वर्णमाला, तो वर्णमाला में कितने देखे हमने, टोटल देखे 52। ठीक है, यदि बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट की, तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने वर्ण होते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे सबसे पहले कितने, 26। ठीक है, जिसके अंदर वोवेल्स मतलब कि वर्ण जो हमारे स्वर है वो कितने होंगे, वोवेल्स। ठीक है, और दूसरे कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वोवेल्स कॉन्सोनेंट मतलब कि स्वर और हमारे व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या बात करें इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, तो वो होती है 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होंगे। उसके बाद बात करें कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन की, तो व्यंजन कितने होंगे हमारे, व्यंजन होंगे इसके अंदर जो बचे 26 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 21। तो ये होंगे हमारे कॉन्सोनेंट। लेकिन अब इससे ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन क्यों की, तो इससे हम रिलेट करके याद करेंगे कि जितने हमारे अंग्रेजी में होते हैं उसके जस्ट डबल किसके अंदर होते हैं, टोटल कुल वर्णों की संख्या किसके अंदर, हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल वर्ण पूछे जाएं तब आएंगे हमारे 52, लेकिन यदि मूल वर्ण पूछे जाएं तब आएंगे हमारे 44। वो हम देखेंगे कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये देखा हमने मूल वर्ण मतलब कुल वर्णों की संख्या कितनी है हमारी 52। इसी के अंदर यदि मूल वर्ण पूछ लिया जाए मूल, तो वो 44 आ जाएगा। कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है कि इसके डबल मतलब कि जो अंग्रेजी अल्फाबेट्स हैं उसके अंदर जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसके जस्ट डबल होती है हमारे हिंदी अल्फाबेट। ठीक है, तो वो देख लिया हमने कितने होंगे 52। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे, तो वर्ण तालिका के अंदर हमने देख लिया क्या, पहला होगा हमारा स्वर। ठीक है, स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं हमारा अज। ठीक है, और यदि बात करें इंग्लिश में तो वोवेल्स। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, और यदि बात करें संस्कृत में तो बोलते हैं हल। ठीक है, तो ये देख लिया। अब स्वर कितने टाइप के होते हैं, तो स्वर देखें तो पहला हास स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यहाँ पे अच्छा नहीं होगा कहना, यहाँ बोलेंगे हम संधि स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर देखते हैं, तो स्वर की स्टार्टिंग पूरा स्वर देखते हैं हम, स्वर के अंदर कौन कौन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब देखो स्वर की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर के क्लासिफिकेशन देखते हैं, मतलब कि अज या फिर कहीं कहीं मेंशन होगा अच, तो अज तो क्या आएगा इसके अंदर, पहले अ, फिर आ, ठीक है, फिर उसके बाद ई, और फिर ई, फिर उ, अगला ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, फिर री। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए, फिर आए ऐनक वाला, फिर ओ, फिर आओ औरत वाला ओ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 11 स्वर। कुल स्वर पूछे जाए तब ये कितने हैं हमारे 11 हैं। यदि इनकी बात करें तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इन्हें क्या बोलते हैं, इनकी मात्रा। जो मात्रा है, मात्रा का मतलब ऐसे होता है उच्चारण में लगने वाला समय, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन मात्रा की बात करें तो यही होता है इनका समरूप।
इसे बोलते हैं समरूप। ठीक है, तो किसमें रिप्रेजेंट करते हैं इसे? यदि ये सिंपल है तो ये सिंपल ही रहेगा इसके लिए। इसके लिए क्या आ जाएगा? इसकी मात्रा होगी आ। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होगी हमारी? ई। इसकी क्या होगी हमारी? ये आ जाएगी ये वाला ई। ठीक है, बड़ी ई। फिर इसका क्या होगा? ये आ जाएगा ऊ, ये बड़ा ऊ। इसकी बात करें तो ये क्या आएगी? री। उसके बाद ए की बात करें तो ये। ठीक है, आई की बात करें तो ये मात्रा होगी। ओ की बात करें तो क्या होगी हमारी? ये मात्रा। और औ की बात करें तो ये आ जाएगी हमारी बड़ा ओ। तो ये क्या है? ये मात्रा है, मतलब इसका समरूप है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें मैंने यही मेंशन कर दिया। अब देखते हैं ये टोटल कितने हुए। यदि बात करें टोटल की तो टोटल कितने हैं? ये है 11। तो पूछा जाए आपसे कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वरों की संख्या है हमारी 11। लेकिन इसके अंदर मूल स्वर कितने होते हैं ये पूछा जाए आपसे तो मूल स्वर होते हैं हमारा, पहला आएगा अ, फिर आएगा हमारा ई, फिर आएगा हमारा उ, उसके बाद आएगा री। तो ये है हमारे मूल स्वर। बाकी जो भी इनसे मिलके बने हुए हैं उन्हें बोलते हैं हम संधि स्वर, या फिर बोल सकते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो संयुक्त जो हमारे संधि स्वर है वो है 7। लेकिन मूल स्वर की बात करें तो ये जो 4 है हमारे, ठीक है, तो ये है हमारे मूल स्वर। आपसे पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या, बहुत एग्जामों में मेंशन हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है हमारी? 4। ठीक है, ये देख लिया। अब इसी के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर संयुक्त स्वर क्या है और मूल दीर्घ स्वर क्या है। अब इसके अलावा जो भी बचे इसके अंदर 7 जो हमारे स्वर बचे, वोवेल बचे, उसके अंदर जो भी है वो सारे सारे संधि स्वर है, मतलब कि स्वरों के मेल से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर कुछ मूल दीर्घ स्वर भी हैं। मूल दीर्घ स्वर का मतलब क्या हुआ? देखो, मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो पहला तो आ जाएगा ऐसे बना हमारा आ, ये मूल दीर्घ स्वर है। फिर ई से बना ई, ये मूल दीर्घ स्वर है। उसके बाद ऊ से बना ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ये मूल दीर्घ स्वर है, ये जो 3 मेंशन किए हैं हमने। ठीक है, तो ये मूल दीर्घ स्वर है। उसके अलावा जो भी बचे वो है संयुक्त स्वर, और दोनों को मिला के बोलते हैं हम संधि स्वर। ठीक है, तो ये जो संयुक्त स्वर है हमारा ए, ऐ, ओ, औ, तो ये जो है हमारे ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो बात करें संयुक्त की तो संयुक्त स्वर क्या कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? एक तो हमारा जाएगा अ, ये भी क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, फिर उसके बाद ए, ये भी संयुक्त स्वर है, मतलब कि ये चारों क्या है हमारे? संयुक्त स्वर है, जो कि स्वरों के मेल से बने हैं। ठीक है, जब इसे बोलते हैं, ये है कंठ तालव्य, ये कंठोष्ठ। ठीक है, मतलब कि कंठ का उच्चारण स्थान क्या है? किसका है? ए का और आ का। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं ये कैसे स्वर के मेल से कैसे बने, इन्हें क्यों बोल रहे हैं हम संयुक्त स्वर। ठीक है, तो वो देखने से पहले क्या देखेंगे? संयुक्त स्वर की बात करें तो ये संयुक्त स्वर है, तो किसी के मेल से बनेंगे, किसी स्वर के मेल से। तो किसके स्वर के मेल से बनते हैं वो देख लो आप। बात करें सबसे पहले अ और आ, इन दोनों को यदि इनका मेल होता है किसके साथ? हमारा ई और ई, ये, तो ये बनाएंगे हमारा ए। ठीक है, और यदि ये सेम चीज इनका मेल किसके साथ होता है? हमारा ए या ऐ, इनके साथ, तो ये बनाएंगे हमारा अ, ऐ, एनक। ठीक है, उसके बाद बात करें ये इनका मेल किसके साथ होता है? हमारा ऊ और ऊ, इसके साथ यदि इनका मेल होता है तो ये बनाएंगे हमारा ओ। ठीक है, और यदि ये सेम चीज हमारा किसके साथ मेल करेंगे? ओ या फिर हमारा ओ, तो ये क्या बना देंगे? ये भी बना देंगे आओ, बड़ा वाला। ठीक है, तो ये क्या हुआ? किसके मेल से बन रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों क्या है? ये है हमारे कंठ, कंठेश्वर, मतलब कंठ से बोले जाते हैं, आगे देखेंगे वो चीज तो हम। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये सारे कंठ से, ए आ कंठ से, ये तालु से, तालव्य, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो मर्ज होकर बनेंगे तो ये कंठ तालव्य हो जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये देख लिया हमने पहले बेसिक कि ये क्या है? ये संयुक्त होकर बने हैं। ठीक है, तो जब हम देखेंगे ना उच्चारण स्थान के आधार पर इनके डिफरेंशिएट करेंगे, तब हम देखेंगे कि इसे क्या बोलेंगे? ये कंठ है और ये तालु है, तो कंठव्य, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य स्वर। ठीक है, फिर ऐसे ही हम देखेंगे यहां पे क्या है? ये भी कंठ है। ठीक है, और ये ऊ क्या है? ये ओष्ठ है, ओष्ठ आकृति।
तो कोष्ठ है ये। तो ये दोनों जो बने ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे उच्चारण स्थान के आधार पर कंठोष्ठ, कंठोष्ठ स्वर। ठीक है, तो लेकिन इतना क्लियर हो गया हमें कि ये दो स्वरों के मेल से बन रहे हैं, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी, इन दोनों के मिला के क्या बोल देंगे हम, ये हैं हमारे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है हमने देख लिया यहाँ पे 4। ठीक है, जबकि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी हमारी 3। तो टोटल कितने हुए, टोटल हो गए हमारे 7। और इन सातों को मिला के क्या बोलते हैं हम, ये 7, इन्हें बोलते हैं हम संधि स्वर। मतलब कि मूल और हाथ स्वर कितने होते हैं 4, जबकि संधि स्वर कितने हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे 7। उन संधि स्वर के अंदर भी हमारे 4 क्या है संयुक्त स्वर है और 3 क्या है मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आई थिंक आपके। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम वहीं। ठीक है, ये देख लिया हमने हाथ स्वर। तो हाथ स्वर के अंदर जो मूल स्वर है वो 4 ही होंगे हमारे, ये देख लिया हमने। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। तो कितने हुए हमारे 4। उसके बाद हमने दीर्घ देखा, तो दीर्घ नहीं है ये, यहाँ पे संधि स्वर है। तो संधि स्वर के अंदर कितने आएंगे 7, लेकिन उसके अंदर भी आ क्या होगा मूल दीर्घ स्वर, उ क्या होगा मूल दीर्घ स्वर, ई क्या होगा मूल दीर्घ स्वर। और ये जो 4 हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है, ये हमारे 4 हैं हमारे संयुक्त, संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि ये क्या होंगे हमारे संयुक्त स्वर होंगे। ठीक है, तो ये कितने हुए हमारे टोटल 4, ये है 3, ये 7 और 4 11। तो टोटल कितने होंगे ये स्वर की संख्या, वो होगी 11। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन को संस्कृत में हल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, कुछ होंगे स्पर्शीय। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, पहले हम व्यंजन वाला पोर्शन देख लें। स्पर्शीय व्यंजन का मतलब हुआ वर्गीय व्यंजन। ठीक है, जैसे हमने भी स्वर को देखा है वैसे ही देखेंगे इन्हें भी। ठीक है, जैसे कि यहां पे स्वर मेंशन है, अब देखो। ठीक है, अब हमने स्वर देखा पूरा। अब स्वर देखने के बाद आते हैं हम व्यंजन पे। तो व्यंजन क्या बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं हल, व्यंजन या फिर हल। ठीक है, तो हल आ जाएगा व्यंजन। ठीक है, तो ये भी कितने हैं, पहले आएंगे 25। 25 कौन से, कचट का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, सब में कितने होंगे, जैसे क, ख, ग, घ और क्या आ जाएगा हमारा अंगा। तो कितने होंगे 5। फिर ऐसे च, छ, ज, झ और इया। तो ये क्या है 5 है, 5 सब में। इसका मतलब कितने हुए टोटल, कितने हो गए यहाँ पे, ये होंगे हमारे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, हर रो में कितने हैं 5, तो कितने हुए 25। 25 क्या हो गए हमारे वर्गीय व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो व्यंजन का बेसिक तो ये हुआ, पहले 25 ही हो गए। उसके बाद अगले क्या काउंट करेंगे, इसके अंदर हम 4 करेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंदर क्या आएगा, ये, र, ल और व। देखेंगे हम ये क्या क्या है, य, र, ल, व हो गया। उसके बाद 4 और इसके अंदर काउंट करेंगे हम। 4 क्या होंगे, 4 होंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या क्या होते हैं, स, ख, स और ह। ये क्या है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। कितने हुए टोटल 25 और 8 कितने हुए 33। तो मूल व्यंजन की बात करें तो कितने होते हैं हमारे 33। मूल स्वर की बात करें कितने होते हैं 4। ठीक है, तो मूल व्यंजन हमने देख लिए। इसके अलावा व्यंजन के अंदर क्या होता है, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। जैसे संयुक्त स्वर होते हैं ऐसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो वो व्यंजन में हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे संयुक्त स्वर हमने देखा, उसका संयुक्त व्यंजन देखा, फिर उसके बावजूद भी इसके अंदर क्या बचेंगे हमारे, जो हमारे द्विगुण या उच्छित व्यंजन है वो भी इसके अंदर काउंट होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं 52। मतलब कि इसके अंदर क्या क्या काउंट हो जाएगा, 2 वो हो जाएंगे और प्लस 4 क्या हो जाएंगे संयुक्त। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 6 और जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 39। ये 39 हो गए। ठीक है, यदि बात करें इसमें हमने क्या देखा, ये तो इसके अंदर भी 2 हमारे मेंशन नहीं है, क्या क्या, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, तो ये क्या है, ये हमारे ये है नपुंसक। नपुंसक या फिर क्या आ जाएंगे हमारे, जिसका ना तो यूज होता है अयोग्य भाव बोल सकते हैं इसे, नपुंसक या अयोग्य भाव। तो ये क्या है, ये हमारा अनुस्वार है, ये है हमारा विसर्ग।
ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं, ना ये व्यंजन के अंदर काउंट होते हैं। तो दो इन्हें भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 39 प्लस 11 प्लस 2 कितना हुआ 52। तो टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। ठीक है, वो देख लिया। अब आते हैं हम वहीं। ठीक है, तो हमने देख लिया व्यंजन। तो अंतः व्यंजन यह लव, उसके बाद उस व्यंजन सख सह, फिर आगत व्यंजन जफ, जफ नुक्ता लगा हुआ जफ। तो ये क्या होंगे, ये आगत है, मतलब कि दूसरे देशों से लिए गए, जैसे तुर्की हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये तुर्की है। उसके बाद बात करें ये फारसी। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करें तो जैसे हमने भी संयुक्त स्वर देखे थे, ऐसे संयुक्त व्यंजन है। जैसे मान लिया के एस एच, इंग्लिश में क्या लिखते हैं छह को, ये भी संयुक्त है। जैसे मान लिया अभी हमने संयुक्त स्वर देखे थे ना, अब संयुक्त व्यंजन देखते हैं। जैसे मान लिया हमने ये देखा छ, ठीक है, इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं के एस एच, ये लिखते हैं। तो के एस एच लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये है क। और पूरा क लिखते, ये क लिखते तो इसे लिखते हैं हम के ए। ठीक है, लेकिन ये हलंत के साथ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये स पूरा है मूर्धन्य वाला। ठीक है, यदि इसे भी हलंत के साथ लिखेंगे तो इसके साथ भी क्या आएगा हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि ये अयोग्य है, क्या कहते हैं शहीद स्वर है, सबके साथ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैसे भी जो हमारा शब्दकोश है, शब्दकोश में भी जो छह है ये किसके बाद आता है, ये कै के बाद आता है। ठीक है, तो ये भी किसके संयोजन से बना है, ये बना हुआ है हमारा किससे, क और स। ठीक है, इनके संयोग से बना है। तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त स्वर देखा हमने, ये संयुक्त व्यंजन है। ऐसी जैसे ये छह, ऐसी हमारा क्या होता है, त्र होता है, तय और रे के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर उसके बाद जिया आ जाएगा, जिया ज्ञा ना बोलते, इसे जिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा श्री, ये आ जाएगा। तो ये क्या है, ये चार क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन। जब हम संयुक्त व्यंजन, जब पूरा व्यंजन कवर करेंगे तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम। ठीक है, तो हमने देख लिया आगत भी हो गया, संयुक्त भी। टोटल कितने हुए यदि बात करें, वैसे तो कितने थे हमारे, मूल स्वर 11 थे, टोटल स्वर कितने थे 11 थे। मूल स्वर पूछा जाए तब 4 थे। बात करें व्यंजन कितने थे 39 थे, उसमें दो क्या होंगे, अयोग्यव्यय नपुंसक हो गए। उसके अंदर यदि उन्हें भी जोड़ दिया तो 41 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूछा जाए इसमें यदि मूल स्वर पूछा जाए, मूल स्वर, तो मूल स्वर होते हैं हमारे 4। ठीक है, और मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम जो है, जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, वो सब एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूल स्वर कितने होंगे 4 होंगे, टोटल स्वर कितने होंगे हमारे 11, मूल व्यंजन कितने होंगे 33। ठीक है, और बात करें टोटल व्यंजन तो वो 39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने बेसिक स्टार्ट को। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वो हमने देख ली 52 होगी। उसके बाद देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब कि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने लगे हैं अब, इस वजह से हम इसे डिटेल में, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे पूछा जाए भारत भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, लघुत्तम मौखिक इकाई, लघुत्तम हमारी लिखित इकाई, या बात करें लघुत्तम इकाई, या फिर पूछा जाए शब्द की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई, या फिर बात करें हमारी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो ये सब कंफ्यूज करते हैं, तो ये कंफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो जो सबसे छोटा है वो तो है ध्वनि, क्या आ जाएगी हमारी ध्वनि। ठीक है, यदि ऑप्शन में ध्वनि मेंशन नहीं है तब हम यूज कर सकते हैं वर्ण या फिर अक्षर। तो वर्ण आ गया, तो सबसे छोटा क्या है पहले मेंशन करेंगे, ये पूछा जाएगा जो ध्वनि है ये है क्या। तो बात करें यदि ध्वनि की, तो ध्वनि सबसे छोटी या लघुत्तम, भाषा की सबसे छोटी या फिर लघुत्तम क्या है, ये मौखिक इकाई, ये मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई क्या आ जाएगी हमारी, वो हो जाएगी ध्वनि। ठीक है, लेकिन लिखित सबसे छोटी, सार्थक नहीं, सबसे छोटी लिखित पूछ ली जाए, लिखित इकाई। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी या तो हमारा वर्ण होगा, या ऑप्शन के अंदर क्या होगा हमारा अक्षर होगा। जैसे कि अक्षर और वर्ण में भी थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जब बात करें वर्ण की, तो अक्षर की बात करें, जैसे हमने क अक्षर लिखा क, तो ये तो है अक्षर, लेकिन यदि बात करूं इसमें वर्ण, इसका वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण में क्या आ जाएगा, क व्यंजन और हलन के साथ अ, ये स्वर, इन दोनों के मेल से बना है। तो ये दोनों क्या है, वर्ण है, जबकि क क्या है, ये एक अक्षर है। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या आ जाएगी, सबसे छोटी इकाई, वो भी कैसी, यदि मौखिक पूछे तो ध्वनि, और यदि लिखित पूछे तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगी हमारी वर्ण, या फिर ऑप्शन में यदि वर्ण भी मेंशन नहीं है तो अब आएगा अक्षर। ठीक है, उसके बाद यदि इसका पद देखेंगे किस तरीके से ये आगे मूव करेगा, तो उसके तरीके, उस तरीके देखे सार्थक इकाई पूछे
वो पूछे भाषा की सार्थक इकाई, तो भाषा की सार्थक इकाई के अंदर क्या आएगा, वो आएगा हमारा जिसका कोई अर्थ हो। तो यदि भाषा की लघुत्तम सार्थक, सार्थक ये वर्ड मेंशन हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, सार्थक, तो तब आएगा ऑप्शन हमारा शब्द। ठीक है, शब्द, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ध्वनि, वर्ण, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं अक्षर, अक्षरों के मेल से क्या बनेंगे पद, पद के मेल से क्या बनेगा हमारा पदबंध, पदबंध के मेल से क्या बनेगा हमारा उपवाक्य, और उसके मेल से क्या बन जाएगा वाक्य, मतलब कि हमारा पूरा सेंटेंस। बात करें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो क्या बताया हमने, मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो हमने क्या बताया वर्ण, या फिर कभी नहीं मेंशन है ऑप्शन में तो अक्षर। ठीक है, फिर उसके बाद देखा हमने अक्षर की सबसे बड़ी इकाई पद होती है, पद की बड़ी इकाई क्या होती है पदबंध, अब पदबंध से भी बड़ी इकाई क्या होती है उपवाक्य, और सबसे बड़ी इकाई मतलब कि उपवाक्य से भी बड़ी इकाई क्या होती है हमारी वाक्य। ठीक है, तो ये बन गया, मतलब कि मेन चीज इसके अंदर जो मेंशन करने की है वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो है जो पूछे गए आज तक घुमा घुमा के क्वेश्चन। तो भाषा की सबसे छोटी या फिर लघुत्तम इकाई, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो क्या है हमारी जो हमारी प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले यदि ध्वनि है ऑप्शन में तो सबसे पहले ध्वनि मारनी है, ध्वनि के बाद ध्वनि भी मेंशन नहीं है तो वर्ण, और वर्ण भी मेंशन नहीं है तो अक्षर। एक तो ये चीज क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए माइंड में, अक्षर के बाद हम शब्द पे शिफ्ट होंगे, तो ये होगा क्रम। ठीक है, लघुत्तम इकाई पूछते हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है, मौखिक या लिखित कुछ नहीं है। पूछा जाए सार्थक सबसे छोटी लघुत्तम मौखिक इकाई, मौखिक, भाषा की मौखिक इकाई, लघुत्तम मौखिक इकाई, तब आएगा हमारा ध्वनि। ठीक है, अब फिर पूछा जाए हमारी भाषा की सार्थक जो सबसे छोटी है, मतलब कि सबसे छोटी लघुत्तम इकाई, वो भी लिखित, लिखित सबसे छोटी इकाई, तो वो आ जाएगा हमारा वर्ण, या फिर हमारा क्या आ जाएगा अक्षर। ठीक है, तो ये देख लिया, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, लघुत्तम सबसे छोटी सार्थक इकाई, मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, तो तब आएगा हमारा ऑप्शन में शब्द, या फिर शब्द भी मेंशन नहीं है तो पद। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इनमें डिफरेंशिएट करना, डिफरेंस अपने माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है इसी वाले चीज से, जो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर हो गया, सबसे छोटा सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद क्या आ जाएगा हमारा पद, उपवाक्य, उपवाक्य से मिलकर क्या बन जाएगा हमारा वाक्य। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, फिर देखते हैं हम आगे। अब आते हैं हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं स्वर को। तो जैसा कि मैंने बताया स्वर को क्या बोलते हैं हम, स्वर को हम मात्रा भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्वर के या व्यंजन के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा बोलते हैं। उसके आधार पर हम आगे देखेंगे भी एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर का मतलब है हाथ स्वर या फिर मूल स्वर, जिनके बोलने में सबसे कम समय लगता है। फिर यदि दीर्घ स्वर की बात करें तो दुगना समय लगेगा, दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो हाथ स्वर के कंपैरिजन में दुगना समय लगेगा। बात करें प्लुत स्वर तो उसमें तिगुना समय लगेगा, तो वो मात्रिक स्वर है। मतलब कि मात्रा का मतलब यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि मात्रा क्या है, मात्रा का मतलब है उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, तो वो देखेंगे हम मात्रा में, ये क्लियर हो गया, मात्रा में उच्चारण में लगने वाला समय, इसे मात्रा। स्वर की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब कि इन वर्णों के उच्चारण कैसे होता है, स्वतंत्र स्थित होता है, वर्णों का स्वतंत्र स्थित होता है, इसे ये किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते। बात करें इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है हमारी 11, लेकिन इसमें भी यदि पूछ लीजिए मूल स्वर कितने होते हैं, मूल तो हमारे 4 आ जाएंगे, जैसा कि हमने बताया है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने देखा पहले मूल स्वर उन्हें बोलते हैं हाथ स्वर, उसके बाद यहां आ जाएगा संधि स्वर या दीर्घ स्वर। संधि स्वर के अंदर भी 2 होंगे, एक मूल दीर्घ स्वर 3 होंगे, संयुक्त स्वर 4 होंगे। ठीक है, तो बात करें इसी के अंदर तो क्या पहले क्या आएगा, मूल स्वर कितने होते हैं 4, वो हम देख चुके, क्या थे हमारे, क्या थे अ ई उ री, 4 हो गए हमारे क्या मूल स्वर, ये नहीं बोलते हैं हाथ स्वर या मात्रिक स्वर। उसके बाद बात करें संधि स्वर, तो संधि स्वर के अंदर क्या आएगा, अन्य जो भी बचे इनके अलावा वो सारे आ जाएंगे। उसके अंदर अ आ जाएगा, उ
ठीक है, उसके बाद री, ठीक है, बाकी जो भी बचे हमारे ए, ऐ, ओ, औ, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर, जिनमें कि कुछ क्या है, 3 तो है हमारे दीर्घ स्वर, मतलब कि मूल दीर्घ स्वर। यदि बात करें 4 क्या है हमारे संयुक्त स्वर, वो हमने अभी देखे थे। ठीक है, क्या है, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप है, मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। तो संधि स्वर के अंदर भी 2 टाइप है हमारे, क्या क्या, संधि स्वर में भी क्या है हमारा, संयुक्त स्वर और मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, तो वो भी हम क्लासिफाई कर चुके, क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम उच्चारण के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर। तो जैसा कि हमने अभी देखा, क्या होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो जो हाथ स्वर हैं, जो हमारे मूल स्वर हैं, वो कितना समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, सबसे कम टाइम लगता है, इसी वजह से इन्हें बोलते हैं एक मात्रिक। फिर इनसे दुगना समय जिसमें लगता है उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, मतलब कि इन्हें बोलेंगे द्विमात्रिक, दुगना समय लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो टाइम, मात्रा। ठीक है, मात्रा मैंने बता दिया, उसके उच्चारण में जितना समय लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, उसकी मात्रा। बात करें प्लुत स्वर, इसमें तिगुना समय लगेगा, हाथ स्वर के कंपेरिजन में तिगुना समय लगेगा इसके उच्चारण में, तो इन्हें बोलेंगे हम प्लुत स्वर। ठीक है, तो त्रिमात्रिक बोल देंगे। अब बात करें हाथ स्वर, एक मात्रिक, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि मैंने बताया, क्या हो जाएंगे, अ, ई, उ और री, जो हमारे मूल स्वर है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद बात करें हम दीर्घ स्वर, तो द्विमात्रिक के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे सारे संयुक्त भी और हमारे मूल दीर्घ स्वर दोनों इसके अंदर काउंट होंगे। तो जिसे उच्चारण में हाथ स्वर के कंपेरिजन में कितना समय लगेगा, अधिक समय लगेगा, अधिक कह सकते हैं आप, दुगना समय लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं त्रिमात्रिक। तो त्रिमात्रिक क्या संबोधन हेतु प्रयोग किए जाते हैं, इसमें तिगुना समय लगता है हाथ स्वर के कंपेरिजन में। जैसे हम बोलते हैं राम, ओम, ठीक है, या फिर कभी कभी पति अपनी पत्नी से बोलता है सुनती हो, तो इसका मतलब क्या है, वो आवाज खींच रहे हैं, इसका इसमें क्या लगेगा, टाइम, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और भी एक्स्ट्रा, इसके कंपेरिजन में तिगुना टाइम इसके अंदर लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, मतलब कि उच्चारण के आधार के स्थान पर या फिर मात्रा के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक हमारे हाथ स्वर, मूल स्वर, द्विमात्रिक मतलब कि हमारे संयुक्त स्वर और हमारे दीर्घ स्वर, और त्रिमात्रिक मतलब कि हमारे प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे। ठीक है, उसके बाद मुख के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, खासकर ये जो संवृत वाला पोर्शन है, क्योंकि संवृत में क्या होता है हमारा ई, उ, लेकिन यदि बात करें अग्र स्वर, जब हम जीवा के आधार पर पढ़ेंगे तब आ जाएगा यहाँ पे ई, ए, ऐ। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बात करें संवृत, संवृत का मतलब क्या है, संवृत का मतलब है हमारा क्लोज मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मुख क्या होता है, बहुत ही कम खुलता है, मतलब कि ना के बराबर का खुलता है मुख हमारा, क्या होगा, क्लोज। बात करें इसमें, तो इसमें अर्ध संवृत, मतलब क्लोज तो होगा लेकिन पार्शियली क्लोज होगा, मतलब कि बोल सकते हैं हाफ क्लोज या फिर पार्शियली क्लोज। ठीक है, हाफ क्लोज या फिर पार्शियली क्लोज। ठीक है, तो अर्ध संवृत के अंदर जाया रहेगा। फिर उसके बाद विवृत की बात करें तो इसमें मुख हमारा ओपन होगा, पूरी तरह से खुला हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अर्धविवृत मतलब कि आधा खुला होगा, मतलब पार्शियली ओपन या फिर हमारा हाफ ओपन। ये हो गया हमारा अर्धविवृत। अब देखते हैं इसके अंदर आएगा क्या। बात करें संवृत की, तो संवृत इसमें मुख क्या होगा, कम खुलता है, जैसे ई, फिर उ, तो इसमें क्या खुल रहा है, बहुत कम खुल रहा है हमारा मुख, तो इसमें आ जाएंगे ये 4। उसके बाद बात करें हम अर्धसंवृत, तो अर्धसंवृत के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे, पहले 2 चीज देखते हैं, ये अ है, ये ओ है, तो अर्धसंवृत और अर्धविवृत को एक साथ रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखो आप यहां पे अ है, जो अ है उसका जो बड़ा रूप है वो क्या है, अ, तो ये आ जाएगा, ये है अर्धसंवृत में, और ये अर्धविवृत के अंदर। ऐसे ही इसका बड़ा रूप क्या आ जाएगा, ओ का औ, तो इसका बड़ा रूप कहां पे है हमारा, अर्धविवृत के अंदर। ठीक है, ये देख लिया। उसके अलावा हमें अ याद रखना और ओ इंग्लिश वाला आगत स्वर है, ये आगत स्वर भी याद रखना, ये भी किसके अंदर है, अर्धविवृत के अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे संवृत देखा। अब बात करें विवृत, मतलब कि जिसमें मुख खुलता है पूरी तरीके से, तो वो आ जाएगा आ और ओ चंद्र बिंदु के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे विवृत। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके, मुख द्वार के आधार पर संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब टेबल के माध्यम से हम दोनों के एक साथ भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर किसे कहते हैं, मतलब कि जीवा के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है हमारे स्वर के, अब हम उन्हें देखेंगे।
ठीक है। जीवा के प्रयोग के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है। अग्र की बात करें तो मैंने अभी बताया था, वहां कंफ्यूजन होगा, वहां पे क्या था? ई ई उ ऊ, लेकिन यहां होगा ई ई ए ऐ। ठीक है। तो ये होंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा यदि बात करें जीवा के में, मतलब जब इसमें क्या होगा देखो, पहले यदि बात करें अग्र स्वर मतलब कि जीवा आगे की तरफ जाएगी, इन स्वरों के उच्चारण में जीवा मुंह के आगे की ओर जाती है, तो इसमें क्या जाएगा? जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि वहां पे क्या था? ऊ था, यहां पे आ जाएगा ई ई ए ऐ। तो ये होंगे किसके अंदर? अग्र स्वर, जिसमें जीवा आगे की तरफ आएगी। ठीक है। बात करें हम केंद्रीय या फिर हमारा मध्य स्वर, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक ही स्वर होगा हमारा, क्या? अ। ठीक है। इन स्वरों के उच्चारण में जीवा मुंह के मध्य में रहती है। ठीक है। तो वो देख लिया। उसके बाद बात करें हम पश्च स्वर, तो इसमें क्या जाएगा? जीवा पीछे की तरफ रहेगी, इन स्वरों के उच्चारण में जीवा मुंह के पीछे वाले भाग में रहती है। तो बचे हुए जो भी हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आ हो गया, ऊ औ ओ औ। ठीक है। ये सारे इसके अंदर आ गए, मतलब कि बचे हुए जो 6 थे, एक यहां यूज हुआ, हमारे कितने? 4 यहां हुए, 5 हो गए, और री इसके अंदर है नहीं, री के स्थान पे क्या आ गया? आगत स्वर आ गया हमारा अ, जो हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट है उससे लिया गया है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे जीवा के आधार पर। अब हम इन दोनों को कंबाइन देखते हैं, ठीक है, टेबल के माध्यम से। अब दोनों को कंबाइन देखते हैं। बात करें इसके अंदर दोनों है, मतलब कि मुख आकृति के आधार पर भी और जीवा के भाग जो हम जीवा यूज कर रहे हैं उसके आधार पर भी। अभी देखे थे हमने क्या? अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है। और इसमें देखे थे हमने मुखाकृति के आधार पर समृद्ध, अर्धसमृद्ध और अर्धविवृत, विवृत। ठीक है। तो ये इसके अंदर मेंशन है। ठीक है। दिखने गए होंगे आपको, तो मैं इसे क्या कर दूंगा? हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। जैसे बात करें यहां पर लिखा हुआ है ये समृद्ध, समृद्ध स्वर क्या थे? ई ई, फिर उसके बाद ऊ ऊ। ठीक है। तो ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है। तो वो क्या होंगे? समृद्ध, जो कि यहां पे मेंशन है, ई बड़ी, फिर उसके बाद ऊ बड़ा ऊ। तो कितने होंगे टोटल? 4। ये देख लिया हमने। उसके बाद हमने देखे अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध के अंदर क्या आते हैं? छोटे छोटे वाले, एक का छोटा अर्धसमृद्ध के अंदर और बड़ा वाला अर्धविवृत के अंदर। ऐसे यहाँ पे छोटा वाला अर्धसमृद्ध के अंदर, बड़ा वाला विवृत के अंदर। उसके अलावा अ किसके अंदर था? मध्य भाग, मतलब कि जो हमारा मध्य भाग है जीवा के आधार पर देखें, वैसे देखें तो ये किसके अंदर आएगा? ये भी हमारा अर्धविवृत के अंदर। ओ इंग्लिश वाला आगत वाला वो भी किसके अंदर आ जाएगा? हमारा अर्धविवृत के अंदर। इसका मतलब ये कितने होंगे? 4। बात करें विवृत स्वर की, तो विवृत स्वर में एक ही आएगा हमारा अ। ठीक है। तो अब देखा हमने, ये तो देखा किसके आधार पर? हमारा मुख आकृति के आधार पर। दूसरा देखते हैं हम, ठीक है, तो जीवा के भाग के आधार पर तो हमने भी देखा, उसके अंदर क्या? अग्र स्वर के अंदर आएगा ई ई ए ऐ, ये आ जाएंगे 4 इसके अंदर। उसके बाद मध्य भाग के आधार पर देखें तो मध्य भाग से एक ही बोला जाता है ए। अब इन 5 के अलावा जो भी बचा, ठीक है, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे पश्च स्वर के अंदर, मतलब कि जीवा के पीछे भाग, पीछे वाले भाग से, जो कि हमने भी देखा। ठीक है। तो टोटल इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम टेबल में ये दोनों कंबाइन भी देख लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने? ये मुखाकृति के आधार पर क्या क्या थे? वो थे हमारे विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध। और यदि बात करें जीवा के आधार पर तो वो अग्र भाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम जीव के प्रयोग के आधार पर देख चुके हैं हम अग्र स्वर और हमारा मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर आते हैं ओष्ठ आकृति, मतलब कि होठों की आकृति के आधार पर। तो पहला है हमारा व्रतामुखी। क्या जाएगा हमारा? व्रतामुखी। ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगी? हमारे जो होठों की आकृति है वो गोल हो जाएगी। ठीक है। इसमें गोल नहीं होगी, बस इतना याद रखना। तो ये हो जाएंगे आवृतामुखी, जिसमें व्रताकार ना हो। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या होगा? इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया। बात करें इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार कैसा हो जाएगा? गोल नहीं होता है। ठीक है। इसके बात करें तो जैसे अ, इंग्लिश वाला अ, इसमें भी क्या होता है? हमारा जो मुख है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा गोल हो जाएगा। बात करें ऊ ऊ, मतलब बड़ा वाला। बात करें ओ औ, ये सब क्या है? ये है व्रतामुखी। ठीक है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो ये। ठीक है। ये क्या है हमारे? ओ ऊ, फिर ऊ ओ औ, ये क्या है? इनमें सब में किसका यूज हो रहा है? हमारा जो हमारा होठ है वो क्या हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? व्रतामुखी। फिर आवृतामुखी जिसमें गोल ना हो, इसका मतलब आ ई ए ऐ। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? ये अंदर काउंट होंगे। इसके अलावा जो भी बचे सब आवृतामुखी। तो ये हमने देखा जो हमारा ओष्ठ आकृति है उसके आधार पर कितने 2 क्लासिफिकेशन है स्वरों के, उसके अंदर क्या क्या आएगा वो देख लिया। अब देखते हैं हम स्वरों के उच्चारण।
स्थान। तो उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान स्टार्टिंग कंठ से होगी, कंठ के बाद तालव्य हो जाएगा, तालव्य के बाद दंत हो जाएगा, दंत के बाद ओष्ठ हो जाएगा। तो ये क्या है, यहां से स्टार्ट होंगे, कहां तक आ जाएंगे, होठ तक आ जाएंगे। बात करें कंठ, तो कंठ का मतलब क्या है, मतलब कि जो हमारा तालु है उसकी छत का पीछे वाला भाग। ठीक है, बात करें हम इसी में यदि तालव्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख के भीतर की छत का अगला वाला भाग, वो होते हैं तालु, मूर्धन्य। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें कंठ तालव्य, ये हम देख चुके। ठीक है, कंठोष्ठ, पहले इसे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कंठ, क्योंकि अभी हम स्वर की बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। व्यंजन के अंदर तो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, बात करें पहले कंठ की, तो कंठ जिसका उच्चारण हमारा कंठ से होता है वो कौन कौन से हैं, तो वो आ जाएंगे हमारे अ और आ। ठीक है, जो हमने कंठोष्ठ बताया था, कंठ तालव्य स्वर बताए थे, तब उसका यूज भी हुआ था। ठीक है, तो बात करें कंठ, तो कंठ से क्या आ जाएंगे हमारे, ये कंठ वाला पोर्शन है, इससे आ जाएंगे हमारे अ और आ और अह, मतलब कि विसर्ग वाला। ठीक है, ये कंठ से है। उसके बाद बात करें कंठ के बाद ऊपर कहां आएगा, कहेंगे पिछले वाले भाग में, मतलब कि तालव्य। तो तालव्य में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, तालव्य के अंदर आ जाएगा ई ई, तो ये आ जाएंगे तालव्य के अंदर। उसके बाद बात करें मूर्धन्य, तो मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धा में आएगा री, ऋषि वाला री। यदि वैसे बात करेंगे व्यंजन के अंदर तो रे आ जाएगा, से, फटे पेट वाला से। ठीक है, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, रे भी आएगा, से भी आएगा, और उसके अंदर रे ऋषि वाला, ये तो हमारे अंदर है। तो ये तो सारे आ जाएंगे, और टेवर भी आ जाएगा। कंठ की बात करें तो कंठ के अंदर कै, खे, गे, घे और अंगा, ये भी आ जाते हैं, लेकिन वो व्यंजन की बात है। अभी हम बात किसी कर रहे हैं स्वर की। उसके बाद बात करें दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ के अंदर व्यंजन तो होता है। बात करें दंत की, दंत के अंदर से आ जाएगा, और पूरा का पूरा टे, जो हमारा तय वर्ग है व्यंजन के अंदर, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन इसका कोई स्वर से मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम इसके अंदर स्वर कवर कर रहे हैं। बात करें नासिक्य, तो नासिक्य में क्या आ जाएगा, अह, अन अह। अह क्या है, विसर्ग, जो कि कहां यूज होगा, कंठ में। और अंग की बात करें तो अंग कहां जाएगा हमारा, यह है नासिक्य, इसमें नाक और मुंह दोनों का यूज होता है, इसका मतलब यह है नासिक्य। यदि बात करें व्यंजन, तो ये पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर भी क्या है हमारे, नासिक्य ही होते हैं, या बोलते हैं नासिक्य। ठीक है, नासिक। उसके बाद देखा हमने ओष्ठ, ओष्ठ में क्या आएगा, ऊ ऊ, ये है ओष्ठ आकृति के आधार पर क्या बोलते हैं ना, ओष्ठ के स्वर बोलते हैं। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा पै वर्ग। ठीक है, पै वर्ग किसके अंदर काउंट हो जाएगा, इसके अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ के अंदर देखेंगे तो ओष्ठ में क्या आ जाएगा, ओ, आओ और ओ, हमारा आगत वाला, ये इसके अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो ये भी हमने इसके अंदर देख लिया। ठीक है, यही उस टेबल में देखेंगे हम। ठीक है, यदि बात करें संयुक्त की, तो संयुक्त में क्या देखा था हमने, संयुक्त के अंदर जैसे कि हमने देखा संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त है। तो मैं अभी देखा हमने ए आ कंठ से बोले जाते हैं, यहां से अ आ। ठीक है, तो ये कंठ, तो यहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर ई, तो ये तालव्य, मतलब कि जो हमारा अंदर की जो तालव्य है उसकी पिछली वाली छत से। फिर उसके बाद क्या, आगे वाले की तरफ क्या आएगा, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस एक ही है मूर्धन्य, तो हमारा री, तो ये मूर्धा। उसके बाद बाकी बचा ओष्ठ, ओ, तो ये क्या है, ओष्ठ, और ये कंठ है। उसके बाद ये भी क्या है, ये भी ओष्ठ कंठ, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, कंठोष्ठ, और ये होंगे कंठ तालव्य। ठीक है, ये देख लिया हमने, ये कंठ तालव्य, ये कंठोष्ठ है, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, जिसमें कि शुरू के ये वाले 2 कंठ तालव्य और ये वाले 2 हमारे कंठोष्ठ, ये देख लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये जगह भी देख लिया हमने, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम उस टेबल पे जहां पे ये चीज मेंशन है। ठीक है, ये देखा, तो कंठ में क्या आ जाएगा, अ आ और ओ। फिर उसके बाद तालव्य में क्या देख लिया हमने, ई ई ई। ठीक है, फिर उसके बाद ये चंद्रबिंदु वाली भी। मूर्धन्य के अंदर एक ही है बस, जिसमें मुंह के भीतर की छत का अगला भाग काम करता है, तो हो जाएगा री। उसके बाद कंठ तालव्य देख लिया हमने, किस किस के मेल से बना है, ये ए आ और हमारा ई के मेल से, तो ये ए आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे कंठ तालव्य हैं, और ये कंठोष्ठ है, ओ और औ, ये कंठोष्ठ है। ठीक है, तो ओष्ठ के अंदर ऊ और बड़ा ऊ दोनों क्या आएंगे हमारे ओष्ठ के अंदर, मतलब होठों की आकृति के आधार पर। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो स्वर से रिलेटेड इनके अलावा भी पूछी जाती हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर करेंगे। जैसे बात करें हम अनुस्वार स्वर, तो अनुस्वार हमने देखा भी, नपुंसक और जो हमारे अयोग्य वाह है। ठीक है, तो नपुंसक और अयोग्य वाह के अंदर हमने कौन से स्वर देखे थे, अन अह। ठीक है, तो अन अह वो वाला, उसमें जो अन है अनुस्वार बोलते हैं उसे। तो अनुस्वार जैसे गंगा में यूज हुआ, झंडा में यूज हुआ, तो इसे बोलते हैं हम अनुस्वार। उसके बाद हमारा आ जाएगा अनुनासिक, अनुनासिक मतलब जिसमें नाक का प्रयोग हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ध्वनि नाक में मुख
से निकलती है, दोनों से निकलती है। इसका मतलब क्या आएगा, चंद्र बिंदु वाला, जैसे आंख में यूज हुआ है, माँ में यूज हुआ है, तो ये भी क्या है हमारा, ये आ जाएगा हमारा अनुनासिक। बात करें निरुनासिक, तो निरुनासिक अनुनासिक मतलब जिसमें नाक का यूज हो, और निरुनासिक मतलब जिसमें नाक का यूज ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि निरुनासिक जिसमें ध्वनि मुख से निकलती है केवल, इसमें नाक का कोई यूज नहीं, जैसे कि हमने इसके अंदर देख लिया, इधर उधर, यहां वहां, इधर उधर, आप घर, इसमें कहीं भी हमारा नाक का यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करें अर्ध स्वर, तो ये वैसे व्यंजन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अर्ध स्वर पूछा जाए तो ये क्या जाएगा, ये और वे। ठीक है, तो यह की बात करें तो जैसे मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया, कोवा, कोवा, या फिर इसे लिख दूंगा कोवा। ठीक है, तो वे की तरह भी, वे का यूज आ की तरह ही हुआ है, इसका मतलब ये क्या है हमारा अर्ध स्वर। तो ये हम व्यंजन में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद स्थिर मतलब कि सरल स्वर। ठीक है, तो छोटे वाले जो भी हैं हमारे स्वर के अंदर वो सरल है, ए, ई और ए। तो ए आ गया, ए, ई और ए, ये है सरल, सिंपल। और कठोर क्या हो जाएंगे, इन्हीं के हमारे बड़े वाले, मतलब कि जिसमें क्या हो, बड़ी मात्रा, इनसे बड़ी मात्रा। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप, ए का अ, ई का ई, ए का अ। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया, इन्हें बोलते हैं कठोर स्वर। ठीक है, उसके बाद कठोर स्वर में हमने देख लिया। उसके बाद आगत स्वर, जो कि विदेशी भाषा से आए हैं, विदेशी लैंग्वेज से आए हैं, तो वो आ जाएगा ओ, जैसे कि बॉल, गॉल। ठीक है, डॉक्टर, तो इसमें क्या होगा, ये है हमारे आगत। उसके बाद अयोग्य वाह हम देख चुके, ये क्या है अन, ये क्या है अह। इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग। और नपुंसक के अलावा इसे क्या बोलते हैं, अयोग्य वाह, अयोग्य वाह। ठीक है, अयोग्य वाह भी इसे बोलेंगे। उसके बाद ये चीज हम देख चुके हैं, ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यदि कुछ भी ऑप्शन में ना हो तो ध्वनि या फिर वर्ण। बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई बोला हुआ है तो वाक्य भी मेंशन नहीं है, तो आ जाएगा हमारा शब्द। ठीक है, और उसके बाद बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा वर्ण या फिर ध्वनि। ये चीज हम देख चुके पहले ही। ठीक है, तो सबसे छोटी सार्थक इकाई की पूछे तो क्या आ जाएगा, शब्द या फिर वाक्य। और यदि पूछे सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है, तो वो आ जाएगी हमारी वर्ण या फिर मेंशन है ऑप्शन में ध्वनि, तो ध्वनि आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन में भी हम डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में कवर करना है व्यंजन को भी, इसके अंदर क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण। ठीक है, सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, ताड़नजात व्यंजन क्या होते हैं, स्वयंत्रमुखी क्या है। ठीक है, यदि बात करें काकल्य व्यंजन के लिए बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या है हमारे, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इतना ही था, स्वर को कवर किया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।